सहेज कर रखते गए और उसको विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ कृषि दर्शन में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन की आज की कड़ी में कुछ अहम जानकारियां कृषि जगत से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, ये बहुत ही अहम है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होंगी ही। तो फिर आइए आज के अंक की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भरपूर जानकारियां दी गई जलवायु परिवर्तन को निपटने के तरीकों के बारे में। जी हां, बता दें आपको कि इसी सिलसिले में 7 से 9 दिसंबर के बीच एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाना है, जिसका जिक्र इस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया। अब लगातार कोशिशें जारी हैं कि जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार सामना किया जाए, इससे किस प्रकार निपटा जाए। क्या कुछ खास रहा, दिखाते हैं आपको। भारतीय उर्वरक संघ का वार्षिक सम्मेलन 7 से 9 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय 2030 तक उर्वरक क्षेत्र है। उद्घाटन सत्र में 7 दिसंबर को शोधार्थियों, कृषि वैज्ञानिकों व उद्योग कर्मियों को उनके विशिष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के करीब 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रतिभागियों में उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक शामिल है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में कंपनियां उर्वरक और कृषि से जुड़े अपने उत्पादों और तकनीक का प्रदर्शन करेंगी। हमारा FAI 7 से 9 दिसंबर तक होटल पुलमैन में 58वां फर्टिलाइजर उद्योग से संबंधित सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका उद्घाटन माननीय हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर साहब करेंगे। उनके साथ राज्य मंत्री भी रहेंगे और सचिव महोदय भी रहेंगे। यह कार्यक्रम 2:30 बजे प्रारंभ होगा और उसी दिन हम इसको पूरा अवार्ड वगैरह, जो हमारे विनर हैं, पूरे करीब 45 अवार्ड हैं, उस अवार्ड को हम वितरित करेंगे। साथ में शाम को हमारा कल्चरल प्रोग्राम वगैरह और डिनर के साथ हम समापन करेंगे। 8 तारीख को हमारा जो थीम है इस बार की, फर्टिलाइजर सेक्टर 2030 तक क्या रहेगा, उस पर हम लोगों ने 2 दिन के अंदर 7, 9, 8 और 9 को 2 दिन का सेशन हम लोगों ने रखा है। 4 सेशन हमारे रहेंगे, 4 सब्जेक्ट, विभिन्न सब्जेक्टों पर। ये फर्स्ट हाफ में 1 सेशन चलेगा, उसके बाद सेकेंड हाफ में दूसरा सेशन रहेगा। 9 तारीख को फर्स्ट हाफ में पहला सेशन रहेगा, दूसरा सेकेंड हाफ में सेशन रहेगा। हर सेशन के में विभिन्न वक्ता हैं जो कि अपनी अपनी बातों को उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई सारे प्रतिभागियों को ज्ञान देंगे उसमें, और जो प्रतिभागियों के प्रश्न रहेंगे उस प्रश्न का जवाब भी देंगे। और ये बड़े हर्ष की बात है कि इस बार प्रथम वर्ष में ऐसा हुआ है कि कोविड के बाद हम लोग इसे फिजिकल रूप से आयोजित कर रहे हैं। इसमें हमारे लगभग अब तक 1180 लोगों ने, प्रतिभागियों ने अपने को पंजीकृत कर लिया है। हमारे एक दूसरा पार्ट है इसमें कि हम एग्जीबिशन भी लगाते हैं, जिसमें हमारे 51 स्टॉल बुक हो चुकी हैं और 51 स्टॉल के अंतर्गत जो कंपनियां हैं जिन्होंने स्टॉल लिए हैं अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन भी करेंगे, और जिससे कि हमारे कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी उससे लाभान्वित हो सकें। इस कार्यक्रम में साथ साथ और बता दें, लगभग 200
विदेशी प्रतिभागियों को भी की संभावना है, करीब उनके रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, तो टोटल 1180 रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उम्मीद है कि 150 प्रतिभागी और ऑन द स्पॉट 7 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो इस साल का जो कोविड के बाद का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है और निश्चित रूप से यह सम्मेलन एक तरीके से महाकुंभ है, फर्टिलाइजर सेक्टर का महाकुंभ है। इसमें हम विश्व में सबसे प्रथम स्तर पर खरीदने वाले फर्टिलाइजर हैं और क्योंकि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल भी नहीं है, फिनिश गुड भी मांग के अनुसार नहीं है, तो हम विदेश पर आश्रित हैं, तो हमारे विदेशी प्रतिभागी भी इसमें लेंगे। इन सब की अपनी बोर्ड उन्होंने बुक कराए हैं जिसमें वो अपने कंपनियों से मीटिंग करके सप्लाई चेन को तो बनाएंगे अपना और सभी लाभान्वित होने के साथ साथ इसका जो अत्यधिक लाभ इस सम्मेलन का मिलेगा किसान भाइयों को मिलेगा, क्योंकि समय पर खाद की उपलब्धता हमारे किसान भाइयों को हो सके, यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिसके तहत हम रबी खरीफ दोनों की फसलों में सही समय पर किसानों भाइयों को वो खाद उपलब्ध करा सकें। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है, जिसके तहत हम लोग इसे 7 से 9 पुलमैन होटल में आयोजित कर रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे।
इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का। आज हमारी मुलाकात होगी पंजाब के लुधियाना के बलजिंदर सिंह से। बता दें आपको कि ये बीज उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। बीज तो उपलब्ध कराते ही हैं, साथ ही साथ अन्य किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। हमारे देश के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की नई मिसाल कायम की है और इन्हीं कामयाब किसानों की फहरिस्त में एक नाम उभर के सामने आता है, बलजिंदर सिंह का। लुधियाना के एक छोटे से गांव में बलजिंदर सिंह को खेती करते देखकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है। इनका रहन सहन, पहनावा और काम करने का तरीका गैर परंपरागत है। खेती का सारा काम बलजिंदर सिंह खुद करते हैं। खेतों में जुताई, बिजाई, सिंचाई और कटाई, ये सभी काम उन्हीं के जिम्मे है। फिर भी उनका आत्मविश्वास बताता है कि वो परंपरागत किसान नहीं है। खेती उन्हें विरासत में नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों और समझ के दम पर खेती को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने अपने साथी किसानों को भी तरक्की की राह दिखाई है, जिस पर चलकर ये जान रहे हैं कि खुशहाली किसे कहते हैं। बलजिंदर सिंह ने अपनी कामयाबी का सफर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू किया था। जब उनका परिवार लुधियाना आया, तब उनके पिता ने यहाँ जमीन खरीदी और वो खेती करने लगे। बलजिंदर सिंह अपने पिता को खेतों में काम करते हुए देखते थे। वो खेतों पर अपने पिता और स्थानीय किसानों को कड़ी मेहनत करते देखते, जिससे उनका घर चल रहा था। बलजिंदर सिंह का रुझान खेती की तरफ होता गया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो बड़े होकर किसान ही बनेंगे। शुरुआती दिनों में बलजिंदर सिंह ने अपने पिता के साथ गेहूं, धान और सब्जियों की खेती की, लेकिन उन्होंने अपने दायरे को बढ़ाने के लिए और अपने उत्पादों के सही तंत्र को समझने के लिए मंडी जाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने जाना कि क्यों किसान हर समय नुकसान में रहता है। उपज का अच्छा दाम नहीं मिल पाने और उपज के सही समय पर नहीं बिकने के कारण बलजिंदर सिंह बेहद परेशान रहते थे। खेती में आगे अच्छा करने के उद्देश्य से इन्होंने बीज उत्पादन करना शुरू करना चाहा, जिसके लिए इन्होंने बीज उत्पादन के विषय में 5 साल कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण लिया, जिसके फलस्वरूप बलजिंदर सिंह बीजों के विषय में अधिकांश चीजें जान चुके थे। वो ये जान चुके थे कि बीजों का काम खेती से ज्यादा मुनाफे का है, लिहाजा उन्होंने बीजों का काम करना शुरू कर दिया और ये उनके जीवन का अहम फैसला था। एक ऐसा फैसला जो उनके आगे बढ़ने की नई राहें खोल सकता था। उन्होंने 10 एकड़ जमीन में बीजों का काम शुरू किया। स्थानीय किसान विश्वास पर बलजिंदर सिंह से बीज खरीदने लगे। बलजिंदर सिंह बीजों का इस्तेमाल पहले अपने खेतों में करते और गुणों की परख के बाद ही वो दूसरे किसानों को बीज बेचते थे। धीरे धीरे स्थानीय किसानों के बीच बलजिंदर सिंह ने विश्वास जमा लिया और वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ने लगे। हौसला बढ़ा तो बलजिंदर सिंह बीजों की नई नई किस्में तैयार करते और किसानों को बेचते। उन्होंने बीजों की पैकिंग भी शुरू कर दी। अब वो किसानों को पैक किए हुए बीज बेचने लगे। उनके इस काम ने उन्हें नई पहचान दिलाई और साथ ही आर्थिक संपन्नता भी उनके घर आई। बलजिंदर सिंह किसानों को केवल बीज ही नहीं बेचते, बल्कि उन्हें बीजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी देते हैं। आज बलजिंदर सिंह किसानों को गेहूं और धान के बीज सप्लाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसान बीज के व्यापार में आए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। बलजिंदर सिंह का मानना है कि खेती को समझदारी और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो ये मुनाफा देने वाला काम है। वो युवा किसानों से इतना ही कहना चाहते हैं कि वो खेती से जुड़ें और बीज उत्पादन कर ज्यादा से ज्यादा आमदनी कमाएं। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बात होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। बता दें आपको कि इस योजना के अंतर्गत कई तरह के प्रावधान दिए गए हैं। तालाबों के निर्माण से लेकर सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां, सब कुछ इसमें समाहित है। आप इससे किस तरह से लाभ ले सकते हैं, बताते हैं आपको। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है।
सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। बता दें, हमारी सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसका उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों को यानी आप लोगों को यदि किसी प्राकृतिक आपदा के चलते नुकसान उठाना पड़ता है तो उसकी सही समय पर भरपाई की जा सके। क्या है ये योजना, विस्तार से आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है।
वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं वो सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें आप हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। हमारा कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले अंक में होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। पाठक नाम का एक